नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मकुल समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अमेरिका में 24 घंटे में तीसरा बड़ा हमला, न्यूयॉर्क के क्लब में अंधाधुंध गोलीबारी। खबर में आगे जिक्र होगा कि 2025 में उत्तराखंड की परियोजनाएं करेंगी कमाल, चीन की बढ़ेगी टेंशन तो राज्य होगा मालामाल। इसके साथ आगे आपको बताएंगे कि दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी फूकेंगे चुनावी बिगुल, 4500 करोड़ की कई परियोजनाओं की देंगे सौगात। आगे जिक्र होगा महाकुंभ 2025 का, महाकुंभ के लिए चलाई जाएंगी 721 बसें, हर 15 मिनट पर जाएगी बस, श्रद्धालुओं को होगी सहूलियत। और इसी के साथ आगे आपको बताएंगे कि ठंड और शीतलहर की चपेट में पूरा उत्तर भारत, दिल्ली, बिहार, यूपी समेत कई राज्यों में हड्डी कपाने वाली ठंड। दोस्तों, पूरे देश का मौसम का हाल आपको बताएंगे, हर एक खबर की गहराई में ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। अमेरिका में 24 घंटे में तीसरा बड़ा हमला, अब न्यूयॉर्क के क्लब में अंधाधुंध गोलीबारी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अमेरिका में 24 घंटे के अंदर तीसरा बड़ा हमला हुआ है। अब न्यूयॉर्क के क्वींस में एक नाइट क्लब में एक हमलावर ने अंधाधुंध गोलीबारी की है, जिसमें कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। जिस नाइट क्लब में ये घटना हुई है उसका नाम अमजूरा नाइट क्लब है और गोलीबारी बीती रात करीब 11:45 पर हुई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 2025 में उत्तराखंड की परियोजनाएं करेंगी कमाल, चीन की बढ़ेगी टेंशन तो राज्य हो जाएगा मालामाल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दीवार पर टंगे कैलेंडर की तारीख बदल गई है। साल 2024 में हम साल 2025 में प्रवेश कर गए हैं। साल 2024 उत्तराखंड के लिहाज से बेहद शानदार रहा। कई ऐसे मुकाम प्रदेश ने हासिल किए जिसके सुखद परिणाम आने वाले समय में दिखाई देंगे। कई ऐसी घटनाएं भी हुई जिन्होंने कई तरह के सवाल सरकार के लेकर सिस्टम पर खड़े किए हैं। और साल 2025 उत्तराखंड के साथ साथ देश के अन्य राज्यों के लिहाज से बहुत कुछ लेकर आ रहा है। उत्तराखंड में ऐसे कई काम साल 2025 में होंगे जिनसे प्रदेश को तो फायदा होगा ही साथ दूसरे राज्य को भी इन परियोजनाओं से मजबूती मिलेगी। आखिरकार कौन कौन से हैं वो काम जिन्हें आप साल 2025 में धरातल पर उतरते हुए देखेंगे? दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा लाभ जो जनता को मिलेगा वो है ऋषिकेश रेल परियोजना का। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड में सबसे बड़ी परियोजना इस वक्त अगर कोई चल रही है तो वो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग परियोजना। इस प्रोजेक्ट के तहत काम कर रही मशीनें आगे की तरफ बढ़कर काम को गति दे रही हैं। 125 किलोमीटर से अधिक लंबे इस रेलवे ट्रैक का काम काफ़ी हद तक पूरा हो गया है। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक सफ़र करने वालों को न केवल यात्रा का समय आधा लगेगा बल्कि लगभग 20 करोड़ रुपए के ईंधन की बचत भी इस परियोजना से होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी फूकेंगे चुनावी बिगुल, 4500 करोड़ की कई परियोजनाओं की देंगे सौगात। जहां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल शुक्रवार को फूकेंगे। इसी के साथ रोहिणी के जापानी पार्क में पीएम रैली को संबोधित करेंगे और दिल्ली के विकास की कार्य योजना पेश करते हुए 4500 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। वहीं प्रधानमंत्री की दूसरी रैली 5 जनवरी को पूर्वी दिल्ली के सीबीडी ग्राउंड में प्रस्तावित है। इस मौके पर प्रधानमंत्री दिल्ली मेट्रो के फेज 4 के तहत रिठाला नरेला कुंडली लाइन का शिलान्यास और दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे के शुभारंभ के साथ ही दिल्ली को जाम व प्रदूषण मुक्त करने के लिए 4 मुख्य प्रोजेक्टों से अवगत कराएंगे। भाजपा जनसभाओं में भारी भीड़ जुटाने की तैयारी में है। मंडल अध्यक्षों को कम से कम 2 बसें भरकर लाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत, योगेंद्र चांदोलिया और रामवीर सिंह विधूड़ी को रैली आयोजित करने के लिए प्रभारी बनाया गया है। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाकुंभ के लिए चलाई जाएंगी 721 बसें, हर 15 मिनट पर जाएगी बस, श्रद्धालुओं को होगी सहूलियत। जी हाँ दोस्तों, 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ को लेकर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने तैयारियां पूरी कर ली है। वाराणसी और आसपास के जिलों से श्रद्धालुओं को प्रयागराज तक पहुंचाने के लिए 721 बसों का संचालन किया जाएगा। बसें हर 15 मिनट पर उपलब्ध होंगी जिससे श्रद्धालुओं को आवागमन में कोई दिक्कत ना हो। महाकुंभ के दौरान वाराणसी सहित चकिया, चंदौली, भदोही, गाजीपुर, जमनिया, सुजानगंज, मछली शहर, जौनपुर, ठेकमा, शक्तिनगर, रेणुकूट और सोनभद्र से बसें चलाई जाएंगी। इन जिलों में प्रमुख बस पॉइंट बनाए गए हैं जिससे श्रद्धालुओं को प्रयागराज तक पहुंचने में सुविधा होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ठंड और शीतलहर की चपेट में पूरा उत्तर भारत, दिल्ली, बिहार, यूपी समेत कई राज्यों में हड्डी कपाने वाली ठंड। जी हाँ दोस्तों, उत्तर भारत में ठंड और प्रचंड शीतलहर का कहर जारी है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी तो मैदानी इलाकों में ठंडी हवाओं और गिरते तापमान ने गलन बढ़ा दी है। दिल्ली, बिहार और उत्तर प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस से अधिक की गिरावट देखी गई है। दिल्ली में ठंड ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। कई इलाकों में हाड़ कपाने वाली सर्दी पड़ी है।
इसके अलावा सुबह हल्का कोहरा भी छाया रहा। मौसम विभाग का अनुमान है कि शुक्रवार को भी सुबह दिल्ली एनसीआर में कोहरा छाया रहेगा। तापमान गिरने के कारण पूरे दिल्ली एनसीआर इलाके में जोरदार ठंड पड़ सकती है। उत्तर प्रदेश में पिछले 3 दिनों से जारी गलन और सर्द हवाओं के बीच बुधवार दोपहर बाद कई जिलों में सूर्यदेव के दर्शन हुए। हालांकि ठंडी हवाओं ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी सरकार ने यूपीए सरकार से 5 गुना ज्यादा रोजगार सृजित किया, केंद्रीय श्रम मंत्री ने किया दावा। जी दोस्तों, केंद्र सरकार ने पिछले 1 दशक में रोजगार को काफी बढ़ावा दिया है। 2004 से 14 तक संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के कार्यकाल की तुलना में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में लगभग 5 गुना अधिक नौकरियां पैदा हुई हैं। केंद्रीय श्रम व रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने भारतीय रिजर्व बैंक और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के आंकड़ों का हवाला देते हुए ये दावा किया है। आपको बता दें कि मनसुख मांडविया ने बातचीत में बताया कि आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार 2004 से 14 के बीच यूपीए के 10 साल के कार्यकाल के दौरान 2.9 करोड़ नौकरियां पैदा हुई और 2024 में सिर्फ 1 साल में 4.9 करोड़ नौकरियां पैदा हुई हैं। और ये आंकड़े मेरे अपने नहीं हैं, मैं आरबीआई के आंकड़ों का हवाला दे रहा हूं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सड़क सुरक्षा को लेकर सीएम योगी के सख्त आदेश। 6 से 10 जनवरी तक स्कूल कॉलेजों में चलाए जाएंगे जागरूकता अभियान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नव वर्ष के पहले दिन ही उत्तर प्रदेश के राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में 6 से 10 जनवरी तक सभी स्कूल कॉलेजों में सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिला अधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक 5 जनवरी तक हर हाल में संपन्न कर लें। उन्होंने महाकुंभ में बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए पीआरडी व होमगार्डों की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नए साल 2025 में योगी सरकार ने रखा बड़ा लक्ष्य, इस महीने तक गरीबी मुक्त होगा उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, योगी सरकार ने 2 अक्टूबर 2025 तक प्रदेश को गरीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए सरकार ने जीरो पॉवर्टी अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान के तहत प्रदेश के अति गरीब परिवारों को चिन्हित कर उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। सरकार इसके जरिए उत्तर प्रदेश के 15 लाख से अधिक अति गरीब परिवारों को चिन्हित करने जा रही है। जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, बीसी सखी और स्वयं सहायता समूहों की मदद से सर्वेक्षण कराया जा रहा है। इन परिवारों में आवासहीन, कच्चे मकानों में रहने वाले, भूमिहीन और दिहाड़ी मजदूरी करने वाले परिवारों को प्राथमिकता दी जा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाकुंभ के लिए तैयार हो रही एक और खासी योजना, 50 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं को इससे मिलेगा लाभ। जी हाँ दोस्तों, प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ मेले की तैयारियां जोरों से चल रही है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा का पूरा जिम्मा पुलिस की टीम ने संभाल रखा है। दरअसल आपको बता दें कि मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के साथ ही सेहत का भी पुलिस पूरा ख्याल रखेगी। जिले के प्रमुख मार्गों पर पड़ने वाले सरकारी अस्पतालों के अलावा सैनी व खोखराज क्षेत्र में अस्थायी अस्पताल पुलिस ने बनवाए हैं। हाईवे किनारे बने 8 प्राइवेट अस्पतालों से संपर्क कर वहां भी आपातकालीन व्यवस्था के तहत उन्हें अलर्ट मोड पर रखा गया है। प्रयागराज में आयोजित हो रहे महाकुंभ में 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूक्रेन गाजा नया शीत युद्ध। साल 2024 में आई नई विश्व व्यवस्था, 2025 में विश्वामित्र बनेगा भारत, एक्सपर्ट्स ने समझाई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि नए वर्ष 2025 में प्रवेश करते ही हम बीते साल 2024 की प्रमुख वैश्विक घटनाओं की समीक्षा करने लगते हैं। विगत वर्ष दुनिया में राजनीतिक, आर्थिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से कई बड़े बदलाव और चुनौतियां देखी गई और इन घटनाओं ने वैश्विक संतुलन को प्रभावित किया और नए भू राजनीतिक समीकरणों को जन्म दिया है। इसका भारत समेत पूरी दुनिया पर गहरा असर पड़ा है। दुनिया नए शीत युद्ध की ओर बढ़ रही है और ऐसे में भारत दुनिया में खासकर ग्लोबल साउथ के देशों के लिए एक मित्र की भूमिका निभा सकता है। भारत साल 2025 में यूक्रेन और गाजा में शांति की स्थापना में मध्यस्थ भी हो सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तालिबान के सबसे बड़े दुश्मन से दोस्ती करने पहुंचे आईएसआई चीफ। युद्ध के बाद टेंशन में पाकिस्तान, यहीं पर भारत का भी मिलिट्री बेस। जी हाँ दोस्तों, तालिबान और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात के बाद पाकिस्तानी सेना की खुफिया आईएसआई के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक ने अचानक से ताजिकिस्तान का दौरा किया है। पाकिस्तान ने इस दौरे का ऐलान नहीं किया, लेकिन ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति कार्यालय ने इसकी जानकारी दी है।
इस दौरे पर ISI चीफ ने ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति से उनके महल में मुलाकात की। साल 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से ही ताजिकिस्तान की सरकार ने तालिबानी शासन का सबसे ज़्यादा खुलकर विरोध किया है। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो उसने संयुक्त राष्ट्र से लेकर दुनिया के अन्य मंचों तक पर तालिबानी सरकार को मान्यता देने की मांग की है। हालांकि अब तालिबान के साथ संघर्ष के बाद पाकिस्तान के सुर बदलने लगे हैं और वो अब ताजिकिस्तान के साथ दोस्ती करना चाहता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नए साल की सुबह दहल उठा पाकिस्तान, आतंकियों ने 3 बड़े हमले को दिया अंजाम, इतने लोगों की हुई मौत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि नए साल की सुबह पाकिस्तान में आतंकियों ने 3 बड़े हमले को अंजाम दिया है। आतंकियों ने 3 अलग अलग हमलों में दक्षिण वजीरिस्तान, लोअर बन्नू और एक पुलिस चेक पोस्ट को निशाना बनाया है। इन हमलों में 2 आम नागरिक समेत एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई है और 9 कानून प्रवर्तन कर्मियों समेत 18 अन्य घायल हो गए हैं। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के डेरा इस्माइल खान जिले के पुलिस चेक पोस्ट और 2 विस्फोट दक्षिण वजीरिस्तान लोअर में हुए। दोस्तों करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सुपरफास्ट मिसाइल के चलते कांपेंगे पाकिस्तान और चीन, भारत पर हमला करने से पहले 100 बार सोचेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस साल ब्रह्मोस मिसाइल के अगले वर्जन यानी ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल को तेजी से तैयार किए जाने की उम्मीद है, जिससे चीन और पाकिस्तान में दुश्मन के ठिकाने पलक झपकते ही ध्वस्त हो जाएंगे। ब्रह्मोस 2 मिसाइल दुनिया की सबसे तेज मिसाइल होगी और इसकी रेंज 1500 किलोमीटर तक होगी और इसकी गति ध्वनि की स्पीड से 7 से 8 गुना ज़्यादा यानी करीब 9000 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ब्रह्मोस 2 को बनाने में दुनिया की सबसे तेज गति के चलने वाली मिसाइल रूसी जिरकॉन की तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। ब्रह्मोस 2 को जहाज, पनडुब्बी, विमान और जमीन आधारित मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है। इसकी रेंज में दिल्ली से इस्लामाबाद और 1500 किलोमीटर की रेंज वाला चीन का कोई भी शहर आ सकता है और इस मिसाइल से सिर्फ 5 से 8 मिनट में टारगेट को तबाह किया जा सकता है। नए साल पर यह मिसाइल ट्रेंड हो रही है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 5 रुपये में 1 किलो आटा, 6 रुपये में चावल, योगी सरकार का तोहफा, कुंभ में घटा दिए राशन के दाम। जी हाँ दोस्तों, महाकुंभ में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अखाड़ों, संस्थाओं और कल्पवासियों के लिए बड़े पैमाने पर अन्न भंडार की व्यवस्था की है। ऐसा पहली बार है जब महाकुंभ में इतने बड़े पैमाने पर नाम मात्र कीमत पर राशन की सुविधा प्रदान की जा रही है। आधिकारिक बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री के निर्देश पर अखाड़ों, संस्थाओं और कल्पवासियों को मात्र 5 रुपये प्रति किलो के भाव से आटा और 6 रुपये प्रति किलो के चावल उपलब्ध कराने की व्यवस्था है, जिसके लिए मेला क्षेत्र में 138 उचित मूल्य की दुकानों पर राशन उपलब्ध कराया गया है। इन दुकानों पर कल्पवासियों के लिए 1,20,000 सफ़ेद राशन कार्ड बनाने की व्यवस्था की गई है। कल्पवासियों को 18 रुपये प्रति किलो की दर से चीनी भी उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं अखाड़ों और संस्थाओं को 800 परमिट कार्ड दिए जाने की व्यवस्था की गई है। अधिकारियों के मुताबिक राशन देने के साथ ही मुख्यमंत्री ने भोजन पकाने के लिए भी सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूपी के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, योगी सरकार ने रोजगार मिशन का किया गठन, विदेशों में भी नौकरी के अवसर। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश के ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन का गठन किया जाएगा। इसके लिए श्रम एवं सेवा योजन विभाग की तरफ से जल्द ही शासन को प्रस्ताव भेजने की भी तैयारी की जा रही है। रोजगार मिशन को लेकर विभिन्न विभागों से एक नामित अधिकारियों के अलावा प्रमुख सचिव व जिलाधिकारियों को समिति में शामिल किया जाएगा। सेवा योजन विभाग को नोडल विभाग की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सर्द हवाओं ने ढाया सितम, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, झारखंड समेत कई राज्यों में स्कूल बंद। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में ठंड के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सरकार ने 1 जनवरी 2025 से 15 जनवरी 2025 तक स्कूल बंद रखने की घोषणा की है। फिलहाल स्कूल हाइब्रिड मोड में संचालित हो रहे हैं, लेकिन स्थिति और गंभीर होने पर छुट्टियों की तारीखों में बदलाव हो सकते हैं। ये कदम बच्चों की सुरक्षा और ठंड के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए सभी प्राइमरी स्कूलों में 31 दिसंबर 2024 से 14 जनवरी 2025 तक छुट्टी घोषित कर दी है। यह आदेश नोएडा, गाजियाबाद सहित सभी जिलों के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों पर लागू होगा। शिक्षा विभाग ने फैसला बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए लिया है। राजस्थान में स्कूल शिक्षा विभाग ने 25 दिसंबर 2024 से 5 जनवरी 2025 तक सभी सरकारी स्कूलों में शीतकालीन अवकाश घोषित किया है। हालांकि कड़ाके की ठंड को देखते हुए इन छुट्टियों
को बढ़ाया जा सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत को मिली बड़ी कामयाबी, 26/11 मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण का रास्ता साफ, अमेरिका ने दी मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, भारत को 26/11 मुंबई आतंकी हमला मामले में बड़ी सफलता मिली है। पाकिस्तानी मूल के कनाडाई कारोबारी तहव्वुर राणा को भारत में लाने का रास्ता साफ हो गया है। अमेरिका की अदालत ने अब प्रत्यर्पण पर मुहर लगा दी है। FBI ने साल 2009 में राणा को शिकागो से दबोचा था। तहव्वुर राणा मौजूदा समय में लॉस एंजलिस की जेल में बंद हैं। 63 वर्षीय राणा ने लश्कर तैयबा के आतंकी डेविड कोलमन हेडली को मदद पहुंचाई थी। हेडली मुंबई अटैक का मास्टरमाइंड है और भारत उसके भी प्रत्यर्पण की मांग लंबे समय से करता आ रहा है। अब भारत अमेरिका प्रत्यर्पण संधि के तहत राणा को लाने का रास्ता साफ हो गया है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। स्वर्णिम वर्ष 2024, वैश्विक अस्थिरताओं के बावजूद स्थिरता का मजबूत केंद्र बना रहा भारत। जहाँ दोस्तों यहाँ पर वर्ष 2024 दुनिया के कई देशों में सत्ता परिवर्तन एवं युद्ध की विभीषिका की वजह से राजनीतिक एवं आर्थिक अस्थिरता चरम पर रहा। वहीं भारत अपनी राजनीतिक स्थिरता एवं आर्थिक मजबूती के लिए वैश्विक पटल पर नए आयाम स्थापित कर रहा है। पिछले 10 वर्षों के दौरान बेहतरीन जन कल्याण एवं विकास की नीतियों और योजनाओं के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री बनकर नए रिकॉर्ड स्थापित करते हुए वैश्विक पटल पर भारत की पहचान को और मजबूती दे रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कश्मीर से कन्याकुमारी तक का रेल सफर और आसान। जम्मू में 198 करोड़ की लागत से बनेगा नया डिवीज़न, PM मोदी 6 को करेंगे शुभारंभ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए खुशखबरी है। अब कश्मीर तक रेल कनेक्टिविटी के साथ जम्मू की तस्वीर भी बदलने जा रही है। कश्मीर को रेल सेवा से जोड़ने से पूर्व ही जम्मू में नए रेल मंडल का सपना फाइलों से निकलकर साकार होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 जनवरी को नए रेल मंडल का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करने जा रहे हैं। जम्मू रेलवे स्टेशन पर तैयारियों के लिए बैठकों का सिलसिला जारी है। रेलवे मैदान में भी इसका उद्घाटन कार्यक्रम होगा और इससे क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम से लेकर रोपवे तक PM मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी को इस साल मिलेंगे कई बड़े तोहफे। जहां दोस्तों आपको बता दें कि पुरातनता को सहेजे अनवरत काशी में बह रही विकास की गंगा नए साल में अपने साथ कई स्वर्णिम अध्याय जोड़ेगी। काशी को 2025 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, रोपवे, रिंग रोड फेज 2 और लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट के विस्तारीकरण, नया टर्मिनल समेत कई छोटी बड़ी परियोजनाएं मिलने की उम्मीद है। इसी के साथ ही महाशमशान मणिकर्णिका व हरिश्चंद्र घाट नव्य भव्य आकार लेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2024 में 2870 करोड़ की सबसे बड़ी परियोजना लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का विस्तारीकरण, नए टर्मिनल का निर्माण की नींव रखी है। परियोजना पूर्ण होते ही बनारस एयरपोर्ट अपने स्वर्णिम दौर में होगा। एक साथ कई विमान यहां लैंडिंग कर सकेंगे और इस बड़ी परियोजना के अलावा बनारस में इस समय लगभग 700 करोड़ से अधिक की 50 से अधिक परियोजना पर कार्य चल रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चीन के साथ ताइवान का विलय कोई नहीं रोक सकता, नए साल पर जिनपिंग का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया में नए साल 2025 का जश्न मनाया जा रहा है और इसी बीच चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ताइवान को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि चीन के साथ ताइवान का विलय कोई नहीं रोक सकता है। ताइवान और चीन के लोग एक परिवार हैं, हमारे पारिवारिक संबंधों को कोई तोड़ नहीं सकता। नए साल की पूर्व संध्या पर जिनपिंग ने चीन के लोगों को संबोधित किया। देशवासियों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि मैं बीजिंग से आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। 2024 में देश और विदेश में बदलते माहौल के प्रभाव का सक्रिय रूप से जवाब दिया है। हमने विकास को आगे बढ़ाने में नीतियों की एक श्रृंखला अपनाई है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत और पाकिस्तान ने की परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने दी इसकी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, भारत और पाकिस्तान ने बुधवार को अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया। यह आदान प्रदान दोनों देशों के बीच एक समझौते के तहत किया गया है। यह समझौता दोनों देशों को एक दूसरे के परमाणु ठिकानों पर हमला करने से रोकता है और यह 3 दशकों से चली आ रही परंपरा का हिस्सा है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यह आदान प्रदान परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं पर हमले को रोकने के समझौते के तहत किया गया है। ये सूची नई दिल्ली और इस्लामाबाद में एक साथ कूटनीतिक चैनलों के जरिए साझा की गई। भारत और पाकिस्तान के बीच इस सूची का आदान प्रदान हर साल 1 जनवरी को होता है और दोनों देशों को एक दूसरे को सूचित करना होता है कि उनके परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाएं
इस समझौते के दायरे में हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत महत्वपूर्ण पड़ोसी, हम उस पर निर्भर, बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने आपसी संबंधों को सराहा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत को महत्वपूर्ण पड़ोसी बताते हुए बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वाकर उज्जमान ने कहा कि ढाका कई मायनों में नई दिल्ली पर निर्भर है और उन्होंने कहा कि बांग्लादेश से कई लोग इलाज के लिए भारत आते हैं और भारत से बहुत सारा सामान आयात किया जाता है। प्रोथोम एलो ने ये रिपोर्ट किया है। प्रोथोम एलो के साथ एक इंटरव्यू में जनरल वाकर उज्जमान ने कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच लेन देन वाला रिश्ता है और उन्होंने कहा कि संबंध निष्पक्षता पर आधारित होने चाहिए। दोस्तों, आपको यह कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए।